आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में आज कोरोना के 144 नए मामले सामने आए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में आज कोरोना के 144 नए मरीज सामने आए। राज्य में जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है अब 2310 पहुंच चुका है और कल से अब तक 323 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। तो बिहार में आज मिले हैं कोरोना के 144 नए मरीज। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, क्या अपडेट है और क्या जानकारियां हैं? बिल्कुल विवेक, देखिए लगातार आंकड़ों में इजाफा देखी जा रही है क्योंकि जो सैंपल जांच है उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। कल से ही पूरे बिहार में 15 जो ट्रूनेट मशीन है उसकी शुरुआत हो गई है और ट्रूनेट मशीन से भी अब सैंपल की जांच चल रही है। आंकड़ा अगर बता दें, जिस तरह से 2310 जो है पॉजिटिव मरीज के आंकड़े पहुंच गए हैं, तो सैंपल जांच की भी जो है संख्या लगातार बढ़ रही है और 61,000 से ज्यादा अब तक बिहार में सैंपल जांच किया चुके हैं और कल 2700 से ज्यादा सैंपल जांच हुए हैं। तो ऐसे में जो आंकड़े हैं उसमें और तेजी से इजाफा होगी क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का दावा है जो सैंपल जांच है उसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी, यानी 4000 तक। अगला एक सप्ताह में टारगेट है कि 4000 तक सैंपल जांच बिहार में होगी। तो तकरीबन 4 से 500 जो पॉजिटिव है उसके आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो बिहार में फिलहाल जो है डराने वाले आंकड़े हैं और 300 से आंकड़ा पार कर गया है, यानी 24 घंटे की बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये कि 300 से आंकड़ा पार कर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर प्रवासियों के क्वारंटीन के लिए 2 कैटेगरी बनाए गए हैं। 11 शहरों से बिहार आने वाले प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन किए जाएंगे। सूरत, ये नई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रवासियों के क्वारंटीन के लिए 2 कैटेगरी होगी। 11 शहरों से बिहार आने वाले प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन किए जाएंगे। इसके अलावा सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे से आने पर प्रखंड स्तर पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। तो ये 2 कैटेगरी बनाई गई है प्रवासियों के क्वारंटीन की। आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर। आनंद, क्या और क्या जानकारियां हैं, अपडेट क्या है? देखिए विवेक, बिहार सरकार ने फैसला किया है कि भारत के 11 ऐसे बड़े शहर जहाँ पे कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं, वहाँ पे अगर जो भी बिहारी रहते हैं अगर बिहार में पहुंचेंगे तो उन्हें रेड जोन में माना जा रहा है और उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा बिहार सरकार में। ये वो जो शहर है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता से जो लोग भी आएंगे उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। और बिहार सरकार ऐसा मानती है कि ये लोग रेड जोन से आए हैं और उनसे अगर दूसरे जो ग्रीन जोन के जो लोग आते हैं अगर उनके साथ रखा जाएगा तो उन्हें भी संक्रमण बढ़ने का खतरा है। तो बिहार सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसी के लिए इन 11 शहरों को चयन किया गया है जहां पे कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं और वहां से आने वाले लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। उन्हें क्वारंटाइन सेंटर पर रखने की तैयारी की जा रही है और उन्हें रखा भी जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 जिलों के 20 क्वारंटीन सेंटर की समीक्षा कर रहे हैं। और आज जिन जिलों की क्वारंटीन सेंटर की समीक्षा हो रही है उसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, गोपालगंज, अररिया, किशनगंज, सहरसा, खगड़िया और सिवान के क्वारंटीन सेंटर हैं। और इस समीक्षा के दौरान सीएम नीतीश कुमार इन क्वारंटीन सेंटरों की जो सुविधाएं हैं उसकी तमाम जानकारियों के साथ सेंटर में रह रहे कामगारों से भी बातचीत कर रहे हैं। समीक्षा का मकसद यह जानना है कि क्वारंटीन सेंटरों में वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं जिसका सरकार ने निर्देश दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई जिला के जो जिलाधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद इसमें जुड़े हुए हैं और लगातार जो भी क्वारंटाइन सेंटर है उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर को लेकर कई तरह के सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हर क्वारंटाइन सेंटर की जानकारी लेने की कोशिश करी। इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग हैं उनसे जानकारी ले रहे हैं कि कैसा कुछ है। अभी जो तस्वीर देख रहे हैं, जो जानकारी मिल रही अभी तक फिलहाल आपके पास अपडेट क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जिलों से बातचीत कर रहे हैं और वहाँ क्वारंटाइन सेंटर की फैसिलिटीज़ और प्रवासियों के क्या अनुभव हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और फ्यूचर कैसे प्लान किया जाए उसको लेकर के सारा निरीक्षण किया जा रहा है। और ये डिजिटल इंस्पेक्शन है जिसमें किस सेंटर पर खाने की कैसी व्यवस्था है, वहाँ शौचालय कैसे हैं, लोग कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की क्या स्थिति है, इन सभी बातों का बारीकी से वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और बिहार सरकार बहुत ही स्पष्ट तरीके से जो हमारे बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको किस प्रकार सुरक्षित लाया जाए, किस प्रकार सुरक्षित यहाँ उनको रखा जाए,
जिससे कोविड का खतरा भी ना रहे और हमारे प्रवासी मजदूर अच्छी संख्या में आए। आज बिहार सरकार प्रतिदिन 120 ट्रेन, आज 120 ट्रेन बिहार में आएगी और लगातार 2 लाख से अधिक लोग कल भी आए, आज भी आएंगे और अगले 2-3 दिन तक लगातार आते रहेंगे। तो 20 लाख का ये आंकड़ा हम लोग 3-4 दिनों में छू लेंगे। 20 लाख मजदूर को लाया जा रहा है, उनकी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। उनको रेलवे स्टेशन से घर पहुंचाने की व्यवस्था हो या जहाँ क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो, उसको ध्यान रखा जा रहा है। लगभग 50 लाख खाना प्रतिदिन बन रहा है, यानी 3 टाइम खाना प्रत्येक सभी लोगों को खिलाया जा रहा है। इसके अलावा कई जगह रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं, तो पूरा प्रशासनिक अमला उनके खाने पीने का ध्यान रख रहा है, प्लस मेडिकल सुविधाओं पर भी ध्यान रख रहा है, मेडिकल स्क्रीनिंग पर भी ध्यान रख रहा है और लगातार टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है ताकि कोविड का अगर कोई खतरा हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके। और लोगों से लगातार इस बात का फीडबैक ले रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक बात और भी इंटरेस्टिंग पूछ रहे हैं कि अब बिहार से बाहर तो नहीं जाना। अधिकांश लोगों का कि जवाब नहीं सर, अब हम नहीं जाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इससे पहले सीएम ने शुक्रवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्वारंटीन सेंटरों की समीक्षा की और इस क्रम में सीएम ने प्रवासी कामगारों का हालचाल जाना और रोजगार पर चर्चा की। नमस्ते। नमस्ते। आप कहाँ से आए, कहाँ चले गए थे? मैं गाजियाबाद गए थे, बिहार से। गाजियाबाद। अच्छा। हाँ, तो यहाँ किस दिन पहुँचे? मैं 20 तारीख को रात को पहुँची। ट्रेन से आई मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रवासी कामगार की ये बातचीत हिस्सा है उस समीक्षा बैठक की जो क्वारंटीन सेंटर की सुविधा को लेकर सीएम ने की। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्वारंटीन सेंटरों की सुविधाओं का जायजा तो लिया ही, प्रवासी कामगारों से रोजगार पर चर्चा भी की। बातचीत के दौरान पता चला कि रामबली नाम का एक प्रवासी मजदूर पेवर ब्लॉक बनाने में एक्सपर्ट है और अपने क्वारंटीन के दिनों में ही 7 से 8 हजार का प्रोडक्शन कर चुका है। रोड में भी लगा देंगे, बहुत बढ़िया चलेगा ये सालों साल 100 साल चलेगा, तब भी नहीं टूटेगा, ये बहुत तगड़ा होता है। सीएम ने समीक्षा के दौरान ही डीएम को निर्देश दिया कि वो ऐसे कामगारों के हुनर का उपयोग करें। डीएम साहब, सर 7,000 के लगभग प्रोडक्शन कर नहीं, बहुत अच्छा है। तो जो बनवा रहे हैं, तालाब का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, उसके चारों तरफ जो चलने का, टहलने का है, सबको लगाइएगा। ये अच्छा तो है, इसका प्रोडक्शन कर रहा है तो ठीक ही तो है, बहुत अच्छा है। समीक्षा के दौरान बातचीत सिर्फ एक रामबली की ही नहीं हुई, बिहार आए सभी प्रवासी कामगारों के रोजगार पर मंथन हुआ। सीएम ने इच्छुक लोगों के जॉब कार्ड बनाकर स्किल के हिसाब से रोजगार देने की भी बात कही और प्रवासी मजदूरों से बिहार के विकास में भागीदार बनने की अपील की। अरे अब रहना यही न है। हाँ तो यही रहिए। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बेटिया के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे श्रमिकों ने खाना और अन्य सुविधाओं को लेकर हंगामा किया है। नौतन प्रखंड के बनकटवा गांव में बने क्वारंटीन सेंटर में जो प्रवासी रह रहे हैं मजदूर, बेतिया गोपालगंज पथ को भी उन्होंने घंटों जाम रखा है। श्रमिकों के हंगामे की खबर पर डीएम ने मौके पर प्रशासन की टीम को भेजा, मजदूरों को समझाया बुझाया और शांत कराया। ये ग्रामीण का भी पूरे हुजूम लगी हुई है। और वैशाली के लालगंज में क्वारंटीन सेंटर की कुव्यवस्था से नाराज प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया है। क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकलकर मजदूरों ने सड़क जाम कर दिया। प्रवासी श्रमिकों का आरोप है कि एबीएस कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था है। शिकायत करने पर धमकी देने के साथ बदसलूकी की जाती है। मजदूरों का आक्रोश उस वक्त ज्यादा फूट पड़ा जब कई दिनों से सेंटर में एक मरा जानवर पड़े होने के बावजूद उसे नहीं हटाया गया। प्रवासी श्रमिकों ने मांग की है कि अगर प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पा रहा तो उन्हें घर भेज दिया जाए। रूम में मरा हुआ गंध मार रहा। वीडियो साहब को 50 बार फोन करके बोले तो कहते हैं तुम लोग कुछ करो ना, तुम लोग घर से मंगाओ ना। हम लोग घर से कहाँ से मंगाएंगे सर, हम लोग तो यहाँ कंटाउन में है, गेट बंद है। हम लोग आपको मास्टर साहब भीतर ताला बंद करके भाग गए, दरबार भाग गया, ताला बंद करके से घेरा नहीं हट रहा है जी, नहीं हटाओ, अभी तक नहीं हटाओ कहते ऊपर से कल गाली दिया हम लोग को वीडियो साहब। औरंगाबाद के बैंकों की शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जमहोर के ग्रामीण बैंक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे ये भीड़ उमड़ पड़ी बैंक में खाता खुलवाने के लिए।
लोग जरा भी उस बात का ख्याल नहीं रख रहे नियम का, निर्देश का। शाखा प्रबंधन का कहना है कि लाउडस्पीकर से लगातार अपील की जा रही है, लेकिन लोग मानते नहीं। बैंक परिसर में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ग्राहकों के बीच में उचित दूरी रहे और वो इसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का। इधर कोरोना वायरस की वजह से इस बार पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज नहीं होगी। 1925 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब ईद के दिन गांधी मैदान खाली होगा। ईद की नमाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होते थे, गले मिलते थे, ईद की बधाई देते थे, लेकिन इस बार ये तस्वीर नहीं देखने को मिलने वाली। हमारे सहयोगी रविश नारायण ने गांधी मैदान का जायजा लिया है। ये पहला मौका ऐसा होगा जब गांधी मैदान में ईद की नमाज नहीं होगी। 1925 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए लोग नहीं पहुँचेंगे। हमेशा ईद के दिन ये देखा जाता रहा है कि गांधी मैदान एक जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है वो साक्षी बनता रहा है और यहाँ लोग जो है श्रद्धालु बड़े संख्या में यहाँ पे आकर के और ईद की नमाज पढ़ते हैं, आपस में गले मिलते हैं। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं होती रही हैं उसमें देखा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या कोई भी मुख्यमंत्री बिहार का हो, उस ईद की नमाज में ज़रूर यहाँ पे पहुँचते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, लोगों को दुआएं एक दूसरे को गले मिलकर देते हैं। तो लेकिन इस बार का एक मौका है जो कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो है ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पे ईद की नमाज नहीं होगी। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार की ईद की नमाज नहीं हो रही है इतने सालों के बाद, कैसे देखते हैं? देखिए, देश आज जो है एक असाधारण परिस्थिति से गुजर रहा है। मेरा देश ही नहीं बल्कि यूँ कहिए कि पूरा विश्व अभी कोरोना के ये से चपेट में है और अभी के परिस्थिति को देखते हुए हमारे उलमाओं ने भी ये निर्णय लिया है कि ईद की नमाज कहीं पे भी, चाहे ओपन स्पेस में या मस्जिदों में होती थी, वो इस साल कहीं पे भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी नमाज बाजमायत नहीं पढ़ी जाएगी। खुशियों में बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। ये ज़रूर है कि हम लोग ईद की नमाज एक जगह बाजमायत नहीं पढ़ रहे हैं और इसमें सबकी भलाई है कि एक जगह ना पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सोशल डिस्टेंसिंग की अभी ज़रूरत है। लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए एक जगह इकट्ठे होंगे तो संक्रमण फैलने का खतरा होता है। कहीं पे सार्वजनिक जंग से जो है वो ईद नहीं होगी, लेकिन अपने अपने घरों में जो ईद की खुशियां हैं वो वैसे ही बढ़ चढ़ कर दिखाई पड़ेंगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन 4 के दौरान पटना में दुकानों को खोलने की शर्तों को एक बार फिर बदला गया है। पटना के डीएम ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। इस हिसाब से दुकानों को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। दिन के हिसाब से ये दुकानें खुलेंगी। डीएम के आदेश के हिसाब से पटना में किराना दुकान, डेयरी, मेडिकल, ई कॉमर्स, फल सब्जी मंडी, सभी अस्पताल, होम डिलीवरी सेवा समेत कई दुकानें रोज खुलेंगी। वहीं कुछ दुकानें ऑड और इवन नंबर के आधार पर खोले जाएंगे। इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एक दुकान छोड़कर खोला जाएगा और इस कड़ी में एक दुकान 3 दिन बाद जबकि दूसरी दुकान बाकी 3 दिन खुलेगी। सभी दुकानों को शाम 6 बजे खोलने के आदेश हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम शर्तों को मानते हुए। डीएम कुमार रवि ने सभी एसडीओ और एसडीपीओ को इस नियम का पालन करने का निर्देश जारी किया है और नियम तोड़ने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। तो कैटेगरी में बांट दी गई है दुकानें और ये पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस दिन कौन सी दुकान खुलेंगी। तो कैटेगरी वाइज इसे देखना, समझना, इन निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। चलिए, बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। संजय पासवान ने कोरोना संकट में सीएम नीतीश कुमार के साथ अधिकारियों के कामकाज पर सवाल खड़े किए। संजय पासवान ने कहा कि सीएम कब तक अपने एसी रूम में बैठे रहेंगे, संकट के घड़ी में उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेंटर में बेहतर व्यवस्था नहीं है, जिससे मजदूर परेशान है। कि अपने सामाजिक राजनीतिक क्षति और लाभ तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से क्वारंटाइन की अव्यवस्था है उसको एकदम दुरुस्त करने की जरूरत है अविलंब तौर से, या फिर नहीं तो क्वारंटाइन को फ्री कर दें आप और उनके घर के लोगों को बताएं, जो उनका घर है, गांव है, स्वीकार नहीं कर रहा है, उनको मनाएं। लड़ना हमको बीमारी से है, बीमार से नहीं लड़ना हम लोग को। सीएम साहब को खुद हिम्मत करके और बाहर निकलना चाहिए ताकि उनके अधिकारी भी
उस एयर कंडीशन से बाहर निकले और व्यवस्था का देखे कैसे ठीक ठाक हो रहा है, व्यवस्था की नहीं हो रहा है। एकदम मैं इस पक्ष में हूँ बिल्कुल। यूपी के सीएम निकल रहे हैं, राजस्थान के सीएम निकल रहे हैं, तमाम लोग निकल रहे हैं। हमारे सीएम को भी निकलना चाहिए, हमारे डिप्टी सीएम निकल रहे हैं तो सीएम साहब को बस निकलना चाहिए, ताकि उनके अधिकारियों में एक मोरल बूस्टअप उनका हो और वो भी अपना काम ठीक ढंग से करें। और जिस ढंग से मतलब केवल ऑनलाइन करेंगे अगर, तो बहुत कुछ ऑफलाइन गड़बड़ा जाएगा सब। दरभंगा की ज्योति कुमारी जिस साइकिल पर अपने पिता को बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा लेकर पहुंची, वो साइकिल ज्योति की बहन को मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत मिली थी। न्यूज 18 से खास बातचीत में ज्योति कुमारी ने बताया है कि 2013 में उसकी बड़ी बहन को मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत साइकिल मिली थी। बहन की शादी के बाद साइकिल ज्योति के घर पर रह गई और इसके बाद में साइकिल को लेकर परिजन गुरुग्राम चले गए। जब लॉकडाउन में पिता का काम बंद हो गया तो ज्योति बिहार सरकार की इसी साइकिल से 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने घर पहुंची। नहीं, मेरी बड़ी दीदी वाला साइकिल हम चलाते थे। मेरी बड़ी दीदी को स्कूल में मिला था ना, तो वही साइकिल हम चलाते थे। वो स्कूल में मिला था, बोल रहा था कोई सरकारी नहीं दिया, हमको तो नहीं पता है। इधर दरभंगा से सांसद गोपाल ठाकुर ने ज्योति कुमारी का नाम वीरता पुरस्कार के लिए भेजे जाने की बात कही है। चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। आज इस मिथिला, जहां जगत जननी मां जानकी जगदम्बा सीता की भूमि में एक बार यह दरभंगा की बेटी इस मिथिला का नाम रोशन करने का काम किया है। इसके लिए मैं दरभंगा जिलाधिकारी से संपर्क में हूं और इस बच्ची का नाम वीरता पुरस्कार के लिए अनुशंसा किया जाए और साथ ही इन्हें हर संभव मदद करने के लिए हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए और मैं भी इनके साथ हूं। तो आपको बताएं कि इससे पहले इवांका ट्रंप ने भी ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की थी। इवांका ने लिखा था कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव ले गई। ये भारतीयों की सहनशीलता और उसके अगाध प्रेम की भावना का परिचायक है। तो इवांका ट्रंप का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहा है, जो कि उन्होंने ज्योति के बारे में लिखा है। तो आज ज्योति की जिंदगी से जुड़ी तमाम बातों को हम आपको बताएंगे और आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुंगेर से खबर है, जहां वर्चस्व को लेकर हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी है। गोली युवक के बाएं कंधे में लगी, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर की है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में पहले से तनाव था। घायल युवक ने बताया है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने कल भी उसके साथ गाली गलौज की थी, तब उसने पुलिस बुलाई थी। आज जब वो चाय पी रहा था तभी उन लोगों ने उसे गोली मार दी। घर पे बैठे थे, गेट निकले, ब्रश करके बैठे, चाय पी रहे थे। उधर से हम नहीं देखे, मोबाइल चला रहे थे। उधर से दौड़ा लाया रहा था लेके, रोड पे चढ़ा। हम जैसे भाग रहे थे, हमको एक गोली मार दिया रहा था। कौन मारा? दोनों रहता था। प्रमोद यादव का बेटा मारा, गुलशन, अजैया था, कैला था, रजपा था, जयराम था, और उसका भाई का नाम है सुखी सुखी बोलता है। बपुतगर सर बाहुबली है। हम लोग पुलिस को बुला, गाँव में फायरिंग होता है, हम लोग पुलिस को बार बार बुला देते हैं गोली लगने के डर से। बस उसी के डर से हम लोग से बार बार लड़ने के लिए आता था। और खबर है सासाराम से, जहां दरिगांव में कुत्ते के विवाद में दो परिवार आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि गोपाल राम नाम के शख्स ने गोली चला दी। गोली 10 साल की एक बच्ची के हाथ में लगी है। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पीटा है और पिटाई से गोपाल राम की मौत हुई और इस घटना के बाद दरिगांव में तनाव है। छपरा से खबर है, जहां के भेल्दी में दरिंदों ने एक विवाहित की चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म की कोशिश में विफल होने के बाद दरिंदों ने विवाहिता की हत्या कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी दीपक को पकड़ा है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ठीक बा हो गई, हो जाए काम।
तो बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को कम करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर वर्षों पुराना तरीका अपनाया है। अब एक बार फिर आमजनों की सूचना पर बिहार पुलिस अपराधियों पर नकेल कसेगी और इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है। नए निर्देश में यह कहा गया है कि पहले से ही संचालित साइबर सेनानी ग्रुप सदस्यों की संख्या बढ़ाने के साथ नए साइबर सेनानी ग्रुप बनाए जाएंगे। और आपको यह बताएं कि साइबर सेनानी ग्रुप व्हाट्सएप के माध्यम से चलने वाले इस ग्रुप का गठन बिहार में अगस्त 2018 में हुआ था। इस ग्रुप के जरिए पुलिस और पब्लिक के बीच के डिस्टेंस को कम करने की कवायद थी। तो सेनानी ग्रुप क्या है, इसके बारे में ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे आप सीधे पुलिस तक जुड़ पाएंगे और उन अपराधियों की खबर पुलिस तक आसानी से पहुंच पाएगी। और ये ग्रुप कैसे काम करता है ये भी जरा जानिए। घटना की जानकारी इसमें शेयर की जाती है और घटना के पीछे कौन है ये बताया जाता है। गुप्त तरीके से ये जानकारियों का आदान प्रदान होता है। इस पूरे बातचीत में नाम और पहचान गुप्त रखी जाती है। पुलिस और पब्लिक के बीच डिस्टेंस कम करना ही इसका मकसद है। पदाधिकारियों और समाज के गण्यमान्य लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिससे उनसे जो है साइबर से संबंधित कोई अपराध, कोई अफवाह, उस तरह की कोई भी बातें हों तो वे लोग आपस में साझा कर सकें, एक दूसरे को जागरूक कर सकें, जानकारी दे सकें और उनका सहयोग ले सकें इस तरह के अपराध नियंत्रण में। इसके साथ साथ अन्य भी किसी प्रकार का अपराध के बारे में अगर कोई जो है सूचना देना चाहे तो इसके माध्यम से दे सकते हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।